तो देखो, तो आज हम पढ़ेंगे। हमने देखो लास्ट क्लास में जाते जाते स्नेल्स लॉ के बारे में स्टडी किया था। स्नेल्स लॉ में मैंने क्या बताया था बच्चों आपको? जैसे मान के चलो बाउंड्री है, ये आपका नॉर्मल है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ये म्यू वन है, ये म्यू टू है, क्योंकि टुवर्ड्स हुई है तो डेफिनेटली म्यू टू बड़ी होगी म्यू वन से। लेकिन ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये हमारे लिए जरूरी है कि फॉर्मूला कैसे जनरेट करते। तो मैंने क्या बताया था? म्यू वन लेना है, और कौन से, जिस साइड पर है उस साइड वाला एंगल लेना है उससे मीडियम का। तो साइन आई इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर, हमने ये लिया था, तो हमने फॉर्मूला जनरेट करवाया था बच्चे, ठीक है। जिसमें साइन आई अपॉन साइन आर क्या था बच्चों? म्यू टू अपॉन म्यू वन था, ठीक है। और इसको हम क्या लिखते हैं? म्यू टू वन लिखते हैं। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है बच्चों? देखो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, कहता है, देखो ध्यान से देखो। जैसे भी बिल्कुल सेम डायग्राम बनेगा। जैसे मान के चलो आपका ये एंगल आई है, ठीक है, इस पे इंसिडेंट रे आ रही है, और ये टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, किस पे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे होगी। तो आपको पता है इस केस में साइन आई अपॉन साइन आर क्या बनेगा? जैसे मान के चलो इक्वल है, ये आपका म्यू टू है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? म्यू टू अपॉन म्यू वन बन जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? सभी को क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों सभी को? यस सर। ठीक है। अब देखो, मैं इसी सेम एंगल पे ही, जिस एंगल से रिफ्लेक्टेड हुआ उसी सेम एंगल पे इसको मैं भेज रहा हूँ वापस। इसको मैं डॉटेड से बना रहा हूँ। तो ये क्या करेगा? उसी सेम पाथ में चला जाएगा जिस सेम पाथ से वो इंसिडेंट हुआ, जिस पाथ में चला जाएगा जिस पाथ से वो इंसिडेंट हुआ था। तो मुझे बताओ, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ना, एंगल आर, तो इसको मैं बोल सकता हूँ साइन आर, यहाँ पे आएगा म्यू टू इक्वल टू म्यू वन डिवाइड बाय साइन आई, ठीक है। तो साइन आर डिवाइड बाय साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू वन डिवाइड बाय म्यू टू है। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर होगी सभी को? यस और नो? यस सर। ठीक है। इसी को ही क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है देखो, जैसे आपको पता है कि म्यू टू वन होता क्या है? म्यू टू वन होता है म्यू टू अपॉन म्यू वन होता है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे म्यू वन टू क्या होगा? म्यू वन टू होगा म्यू वन अपॉन में म्यू टू। अब देखो, एक दूसरे को देखा जाए तो एक दूसरे के रिवर्सिबल है ना। इसका मतलब कि म्यू टू वन को मैं लिख सकता हूँ म्यू वन टू, सॉरी वन अपॉन म्यू वन टू। दोबारा समझो, म्यू टू वन को लिख सकता हूँ वन अपॉन में म्यू वन टू, क्योंकि देखो म्यू टू वन कितना है? म्यू टू वन है, म्यू टू अपॉन म्यू वन, और म्यू वन टू क्या इसका जस्ट इनवर्स है। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आता है, ये हमारा बच्चों रिलेशन निकल के आता है। तो सर इसका यूज क्या है? अभी मैं बताऊंगा इसका यूज क्या है। पहले लिख लो, लिख लिया यहाँ तक सभी ने? सभी ने लिख लिया बच्चों? यस सर। यस ठीक सर। है। तो एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसे पूछता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का कितनी वैल्यू थी? हमने पढ़ी थी कल, कितनी थी बच्चों ग्लास की? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 था। सॉरी, वाटर का होता है 4/3 और ग्लास का होता है 1.5, या फिर बोलोगे 3/2 होता है, ठीक है। 3/2 याद रखो। अब मैं देखो क्या पूछने वाला हूँ, मुझे निकालना है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये हो गया एक तरह का म्यू वन, म्यू टू वन बन गया। तो ऊपर क्या आएगा बच्चों? ग्लास आएगा, नीचे क्या आएगा बच्चों? वाटर आएगा। ग्लास का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स?
3/2 और इसका कितना होता है बच्चे 4/3। 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया 9/8 हो गया। कितना हो गया बच्चों 9/8 हो गया। सिमिलरली मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू किसका निकालना है बच्चों ग्लास के कंपैरिजन में। तो ये क्या हो जाएगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय ग्लास का रिफ्रैक्टिव। तो वाटर का कितना होता है बच्चे 4/3। इसका कितना होता है बच्चे 3/2। 2 पर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 8/9। फिर मैं अगर देखो एक दूसरे का इनवर्स ही तो है 8/9 का इनवर्स क्या होता है 9/8। क्लियर हो गए सभी को ये पॉइंट अच्छे से। Yes, sir. ठीक है। अब एक चीज अगर आप ध्यान से देखो मैंने बताया था कल आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी 1 से छोटा नहीं हो सकता लेकिन इनको हम क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उनका नाम क्या होता है बच्चों रिलेटिव। रिलेटिव को मैं बहुत बार बता चुका हूँ जब भी हम कंपेरिजन करते हैं ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेकंड तो उसकी वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है। उसकी वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती। लिख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नॉट बी लेस देन 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नॉट बी लेस देन 1 बट बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लेस देन 1। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लेस देन 1। समझ में आ गया बच्चों सभी को यस और नो। Yes, sir. ठीक है तो लिखो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन 1 लिखो बच्चों। If the refractive index of water is 4/3, if the refractive index of water is 4/3, calculate the speed of light in water. If the refractive index of water is 4/3, calculate the speed of light in the water. जल्दी करो कैलकुलेट फॉर्मूला पता है आपको। Sir, done. क्या आंसर आया बच्चों। Sir, 2.25 into 10 की power 8. सही बात है। देखो फॉर्मूला क्या होता है म्यूजिकल टू C/V। मुझे वेलोसिटी निकालनी है किसकी वाटर में। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है जो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁻8 होती है बच्चे और ये कितनी होती है 4/3। हम पढ़ चुके हैं कितनी बार 4/3। 3 ऊपर चला जाएगा तो 9/8 × 10⁻8 सॉरी 9/4 9/4 जो कि हो जाएगा 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। दैट्स इट हो गया। ठीक है क्लियर है श्योर है सभी को क्लियर हो गया। ताशा गौरी क्लियर है सभी को। यस सर। ठीक है यस करना ठीक है तो नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करो ऑरेंज लाइट ऑरेंज लाइट हैविंग वेवलेंथ ऑरेंज लाइट हैविंग वेवलेंथ 6600 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू भी लिख लो ब्रैकेट में 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ऑरेंज लाइट हैविंग वेवलेंथ 6600 आर्मस्ट्रॉन्ग traveling in air traveling in air
gets refracted in water. Orange light of wavelength 6600 Armstrong traveling in air gets refracted in water. If the refractive index of water is 4/3, if the refractive index of water is 4/3, calculate first frequency of light in air. Frequency of light in air. सेकंड निकालना है frequency of light in water. Frequency of light in water. थर्ड निकालना है speed of light in water. Speed of light in water. फोर्थ निकालना है wavelength of light in water. Wavelength of light in water. ये निकाल ले चार चीज, आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। तो देखो हमारे पास गिवन क्या क्या, पहले तो देखो गिवन क्या क्या हमें बोल रखा है। एक तो वेवलेंथ दे रखी है, ऑरेंज लाइट की वेवलेंथ दे रखी है, कहाँ पे, एयर में दे रखी है। एयर में दे रखी कितनी दे रखी है, 6600 आर्मस्ट्रॉन्ग, दैट कैन बी रिटन एज 6600 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है सर। क्या हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट पता है? बिल्कुल पता है सर, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, किसमें, एयर में होती है। ठीक है। क्या हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया गया वाटर का? बिल्कुल बताया गया। कितना होता है बच्चों वाटर का? 4/3। क्या हमें वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का कोई फॉर्मूला पता है हमें? क्या वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है, नहीं पता हमें? लास्ट क्लास से यस पढ़ा सर। था, क्या पढ़ा था फॉर्मूला? सर V इक्वल्स लैम्डा एफ। V इज इक्वल टू लैम्डा है। क्या हमें एयर में बोला जा रहा है? यस सर, तो ये एयर होगा, लैम्डा भी एयर में होगा, फ्रीक्वेंसी भी एयर में होगा। ठीक है। एयर में वेलोसिटी कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸। लैम्डा कितना होता है एयर में? वो दे रखा है 660 इंटू 10⁻⁻10। फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? तो फ्रीक्वेंसी क्या निकल गई बच्चों? 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 6600 इंटू 10⁻⁻10। इसको ऊपर ले जाओ, फ्रीक्वेंसी निकाल, जल्दी बताओ कितना आंसर आ गया। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है बच्चों? हर्ट्ज, याद रखना। चलो निकालो जल्दी से। क्या कह रहे हो बच्चे, कितनी निकली है वैल्यू? सर 4.5 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। नहीं, 10 शायद 14 आ रहा, चेक करो। 4.5 इंटू 10⁻14 ये आ रहा है सभी का? जी सर। ये आ रहा है। ये किस में आ रहा है बच्चों? एयर में आ रहा है। किस में आ रहा है? एयर में। अच्छा, वाटर में फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों? वाटर में फ्रीक्वेंसी, वाटर में कितनी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि फ्रीक्वेंसी कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे चेंज नहीं होती है। ये मैंने बहुत बार बताया था आपको। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इन वाटर इज सेम एज दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन एयर। तो कितना हो जाएगा बच्चों? सेम ही रहेगा, 4.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये सेम सेम रहेगा, इसलिए मैंने जबरदस्ती डाला आपको ताकि एक पॉइंट समझ में आए। थर्ड देखो, थर्ड क्या बोला है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना। ये तो आप निकाल ही चुके हो, अभी जस्ट निकाला ही आपने। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी आपने निकाला 3 इंटू 10⁻8। वाटर में कितना होता है बच्चों? 4/3। तो आपने निकाला था 2.25 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन चौथा इंटरेस्टिंग है। चौथा निकालना है वेवलेंथ, वेवलेंथ इन वाटर, ये निकालना। तो इसके लिए फिर वही फॉर्मूला यूज होगा क्या? V इज इक्वल टू लैम्डा एफ यूज होगा।
ठीक है, तो मैंने क्या समझाया था, वी का भी वाटर ले लो, तो लिख लिया वाटर, लेमडा भी वाटर का ले लो, लिख लिया सर, और फ्रीक्वेंसी भी वाटर का ले लो। क्या हमने वेलोसिटी वाटर निकाल ली सर, ये कितनी आ गई, 2.25 इंटू 10⁻8 आ गई। लेमडा वाटर तो हमें निकालना ही है, फ्रीक्वेंसी हमने जो सेम होती है एयर में वही सेम रहेगी, तो निकालो, इस बार लेमडा निकालना है, और निकालना आर्मस्ट्रॉन्ग में, फिर आर्मस्ट्रॉन्ग में निकालना है सभी को। करो जल्दी से, बताओ क्या वैल्यू निकल के आएगी, जल्दी करो। पावर 15। इतना आ रहा है बच्चों आंसर, अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका आंसर आएगा 5,000। 5,000 एग्जैक्टली आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका 4950 आर्मस्ट्रॉन्ग, या 5,000 भी, 5,000 भी बोल सकते हो। अगर ऑप्शन 5,000 तो 5,000 लगा देना, एग्जैक्ट आंसर आएगा 4950 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर हो गया सभी को, क्या पॉइंट सभी को क्लियर हो गया, यस और नो? तो इजी है क्वेश्चन। हाँ जी, सर एक बार करके दिखा दो। क्या करके दिखाऊं, कैलकुलेशन? सर वो मीटर को आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कैसे किया? अच्छा, जैसे 2.25 इंटू 10⁻8 है, उसको डिवाइड करेंगे बच्चे 4.5 इंटू 10⁻14 से करेंगे, 14 ऊपर चला जाएगा बच्चे, तो 10⁻8 माइनस 14 करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 हो गया ना, ये हो गया यहाँ तक, ये क्लियर है? अब क्या, अगर 1000 को इससे मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे 10⁻10 लिख दिए, तो 2.25 को 10⁻4 से मल्टीप्लाई कर दो, आप यहाँ पे लिखो 10⁻10 डिवाइड बाय 4.5। अब ये इसकी वैल्यू कितने हो गए, 22500 डिवाइड बाय 4.5 से डिवाइड करोगे ना, ये आर्मस्ट्रॉन्ग में ही तो आएगी वैल्यू। क्लियर हो गया? तो ये नंबर का गेम है जो आपने 9th क्लास में नहीं पढ़े, एक्सपोनेंट पावर्स, वही चीज है। क्लियर हो गया सभी को बच्चों, यस और नो? यस सर। तो इसमें 5,000 ही आ रहा है। 5000 ही आ रहा है, तो 5000 होगा आंसर। सर 4,950 आ रहा है। चलो लड़ लो पहले, चलो ऐसे ही करते रहे, स्नेल्स लॉ पे क्वेश्चन करते हैं, लिखो बच्चों। ये इंसिडेंट है जिसका एंगल ये है, 60 एंगल है बच्चों, 60 एंगल है। बच्चों डायग्राम है जिसमें फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, सेकंड मीडियम का √3 है, और थर्ड मीडियम का है √3/2 है। क्या है, √3/2। हमें निकालना है θ1 एंड θ2 निकालना है, तो मैंने आपको समझाया था, देखो बहुत इजी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ θ1 एंड θ2। थोड़ी देर पहले समझाया था, तो हम क्या लिखते हैं इक्वेशन, पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और फर्स्ट वाले में जिस एंगल पे इंसिडेंट कर रहा है वो वाला, तो μi इक्वल टू μ2 इंटू μr। यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, μ1 साइन 60 इक्वल टू μ2 साइन θ1। μ1 कितना यहाँ पे 1 है, साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2, μ2 की वैल्यू है √3, और ये है साइन θ2। ये कट गया, 1/2 कौन से एंगल पर होता है बच्चों, साइन, 1/एंगल 30। 30 एंगल पर होता है। सर में आ गया सभी को, यस और नो?
सर आप फिर से रिपीट कर सकते हो? बच्चे ये फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, तो हमने यस सर। इसके रिस्पेक्ट में हमने वैल्यू निकाल दी है। म्यू 1 दे रखा है, म्यू 2 दे रखा है, साइन 60 दे रखा है, साइन थीटा 1 से थीटा 2 सॉरी थीटा 1 आया है, थीटा 1 की वैल्यू 30 आ गई बच्चे। यस सर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इस वाले के कॉन्सेप्ट से निकालना है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या आएगा बच्चे, म्यू 2 साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू 3 साइन थीटा 2। म्यू 2 कितना दे रखा बच्चों, √3 दे रखा। साइन थीटा 1 हमने निकाल चुके हैं, साइन थीटा 1 की वैल्यू 1/2 है, म्यू 3 की वैल्यू है √3/√2। ठीक है, और साइन थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा 2। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो गया, √2 ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा 2 कितना हो जाएगा, √2/2 जो कि होता है 1/√2। 1/√2 एंगल निकल के आता है बच्चों 45। तो थीटा 1 हो गया 30, थीटा 2 हो गया 45। तो इस तरीके से हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। क्लियर हो गए सभी को कॉन्सेप्ट बच्चों, यस और नो? सर। ठीक है, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करो। देखो, ड्रॉ द पाथ ऑफ रे, ड्रॉ द पाथ ऑफ रे as it enters a glass ball, as it enters the glass ball, as it enters the glass ball as shown in figure, and determine the final deviation, and determine the final deviation of the final emerging ray, final deviation of the final emerging ray. ये है बच्चों, ये है एंगल 60। ठीक है, अब इसका एक तो पाथ बनाना है कि कैसे पाथ बनेगा, अंदर जा रही है बॉल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, और मुझे डेविएशन भी निकालना है कि आपको पता है ना डेविएशन कैसे निकालते हैं, पहले इंसिडेंस का थोड़ा आगे करते हैं, जो रिफ्रैक्टिव होते हैं इन दोनों के बीच का गैप। तो ऐसे हमें बताना है, थोड़ा सा ट्राई करो, पहले पाथ बनाओ उसके बाद डेविएशन निकालेंगे, पहले पाथ बनाओ फिर डेविएशन निकालेंगे बच्चों। साइन 60 डिग्री होगा। देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, अगर आप डायग्राम देखोगे यहाँ पे, तो हम इसको मान के चलेंगे कि ये एयर में है ना, एयर में है ये। ठीक है,
मुझे बच्चों आवाज आ रही है? कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हमें देखो ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, थीटा वन एंगल निकालना। तो आपको पता है किससे निकलेगा? म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। म्यू वन कितना बच्चों? एयर में वन है, साइन 60 दे रखा है तो हमें 60 लेना पड़ेगा, म्यू टू दे रखा है रूट थ्री और हमें साइन आर निकालना है, या फिर थीटा वन निकालना। ये होता है बच्चों √3/2, ये हो गया √3 हो गया, ये हो गया साइन थीटा वन। कितना हो जाएगा बच्चों? साइन थीटा वन हमें निकालना ही है, फिर कट गया, फिर 1/2 बचा तो साइन थीटा वन निकल गया बच्चों 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया। क्या बात सबको क्लियर हो गई? अब ये देखो ये वाली क्या है? रेडियस है, ये भी क्या है? रेडियस है। तो आपको पता है अपोजिट एंगल भी सेम होंगे, तो ये भी कितना एंगल होगा बच्चों? कितने एंगल से इंसिडेंट कर रहा है? कितने एंगल से इंसिडेंट कर रहा है? 30 एंगल से। तो ये अब हम एयर में वापस आ रहे हैं। जब हम एयर में वापस आते हैं तो बाहर निकलते हैं ना, बाहर ऐसे बनेगा, ऐसे कुछ इस टाइप का बनेगा ये। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? यस सर। ठीक है, वैसे थोड़ा सा मुझे उसको टिल्ट बनाना चाहिए था। ठीक है, तो अभी तो हम डेविएशन निकालने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं थीटा ये वाला निकालना चाहता हूँ। थीटा टू कितने एंगल से बाहर निकल रहा है? कितने एंगल से बाहर निकल रहा है? तो वही चीज हो जाएगी बच्चों, अगेन म्यू टू इसको मानते हैं, म्यू टू इंटू साइन थीटा वन इक्वल टू म्यू वन जो कि एयर है, अगेन साइन थीटा टू। म्यू टू कितना बच्चे? √3 है। साइन थीटा वन साइन 30 कितना होता है? 1/2, ये होता है 1। और साइन थीटा टू √3/2 कितना होता है? थीटा टू अगेन क्या आ गया बच्चे? 60 ही आ गया है। कितना आ गया है? 60 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? वैल्यू क्लियर हो गई सभी को, है ना? अब अब बहुत आराम से हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना, बहुत आराम से। तो मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा ड्रॉ करने जा रहा हूं मैं इसको। तो देखो, ये बता रखा था ये यहां से एंगल 60 है, ये 60। तो आपको पता ही कितना एंगल बनाता है? 30 बनाता है। 30 बनाएगा तो टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा, ये टूवर्ड्स नॉर्मल हो गया है। ठीक है, तो आपको पता है हमेशा जो इसका परपेंडिकुलर होगा हमेशा रेडियस से ही बनता है, हमेशा परपेंडिकुलर। तो मैंने रेडियस दोबारा यहाँ पे बना दिया। तो एंगल जितना ये होगा थीटा वन, उतना ही एंगल बच्चे ये होगा थीटा वन। क्लियर हो गए सभी को, है ना बच्चों? तो मुझे एक चीज बताओ, ये क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? थीटा टू 60 डिग्री हो गया। अब मुझे निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन हम कैसे निकालते हैं? ये आपकी इंसिडेंस है, ये आपकी इमर्जिंग रे है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर दूं,
और मैं आपसे जानने की कोशिश करूं कि एंगल कितना शिफ्ट हुआ है, कितना एंगल से शिफ्ट हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, अगर मैं इसको पीछे ले जाऊं तो एक तरीके का मेरे को एंगल ये वाला निकालना बच्चों, ये वाला एंगल। सर में आ गया सभी को? मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। वैसे प्रिज्म का कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर सेम ऐसे बिहेव करता है, क्योंकि प्रिज्म में क्या आता है, θ1 प्लस θ2 ही आता है। कितना आता है बच्चों? θ1 प्लस θ2 ही आएगा। क्लियर है? तो इसका टोटल Yes, एंगल sir. ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा बच्चों? θ1 प्लस थीटा, ये वाले θ1 प्लस θ1 कितना हो गया एंगल? θ1 प्लस θ1, ये दोनों एंगल का सम कितना हो गया? 30 प्लस 30 कितना हो गया बच्चों? 60 degree. यहाँ पे निकलेगा 60 है। तो 60 एंगल से डेविएट होगा, तो जो डेल निकलेगा वो आपको होता है बच्चों 60 है। क्लियर है? सब में आ गए सभी को? यस सर। सर हाँ, सर जो डेविएशन होती है वो जो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे उसके बीच का एंगल नहीं होगा? डेविएशन इंसिडेंस से नहीं, इससे क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया था? डिटरमाइन द टोटल डेविएशन ऑफ द फाइनल इमर्जिंग रे। फाइनल इमर्जिंग रे ये है ना तेरी, समझ में आया कि नहीं आया? ये हाँ जी सर। इंसिडेंस, तो इन दोनों के बीच में निकालना है इनका, ठीक है। ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे से हमें कोई मतलब नहीं है। रिफ्रैक्टेड रे में तो डेफिनेटली कितना हो गया, तो 30 हो गया, यस और नो, है ना। हमें तो 6, हमें ही निकालना, तो कितना हो जाएगा बच्चे? 60 हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को बच्चे ये वाला क्वेश्चन? यस सर। यस और नो? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, 10th में भी आता है और 12th में भी आता है। ज्यादातर तो 12th में आता है, 10th में बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं इसके, फिर भी पढ़ाया जाता है। जिसको, जो स्पेशल केस होता है स्नेल्स लॉ का, लिखो स्पेशल केस ऑफ स्नेल्स लॉ। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, स्पेशल केस तो कुछ भी नहीं, लेकिन इसकी वजह से स्नेल्स लॉ फेल हो जाता है अगर इसमें हम थोड़े बहुत माइनर चेंज कर दें। तो लिखो स्पेशल केस ऑफ स्नेल्स लॉ। आपने पढ़ा है कि जब भी लाइट रे डेंसर टू रेयर में ट्रेवल करती है, डेंसर टू रेयर में ट्रेवल करती है, तो क्या होता है? तो आपकी लाइट रे क्या हो जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है बच्चों, यस और नो? क्या हो जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा डेंसर मीडियम है जो कि इंसिडेंस कर रहा है, और ये मेरा रेयर मीडियम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी बच्चे? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। इसका मतलब कि इसका मतलब कि बच्चों एंगल आर क्या होगा? ग्रेटर देन आई होगा। एंगल आर क्या होगा? ग्रेटर देन आई होगा। अब ध्यान से समझना है। मान के चलो कि ये क्या है? μ1 है और ये क्या है? μ2 है। ठीक है सर, μ1 μ2 की वैल्यू तो फिक्स ही होती है। फॉर्मूला क्या लगेगा? μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। μ1 और μ2 तो कांस्टेंट ही हो गए, तो अगर मैं μ1 को नीचे भी ले जाता हूँ, साइन आई इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 साइन आर। अगर इसलिए कांस्टेंट है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ साइन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर है। कैंसिल नहीं करना। साइन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आर का मतलब क्या है? जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ते रहेगी वैसे वैसे आर की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, ये कहना चाह रहा हूँ। इसमें हमें बस ये पता चला, जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ेगी तो आर की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया बच्चों अच्छे से? यस और नो? ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे, इफ वैल्यू ऑफ आई इंक्रीजेस देन आर विल आल्सो इंक्रीजेस, आर विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, लिखिए, यहां तक सभी ने लिख लिया? आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है, अब देखो होगा क्या। अब सिनेरियो लेके चलते हैं। मान के चलो कि ये आपका एयर, ये क्या है आपका? हाँ, हम डेंसर टू किस में आ रहे थे? रेयर में आ रहे थे ना, ठीक।
तो ये वाटर है मान के चलो, जो कि आपका डेंसर मीडियम एज कम्पेयर टू एयर। ठीक है, तो मैं थोड़े से केस लेके चलता हूँ। तो देखो, आपने अभी पढ़ा है क्या कि जब हम वाटर से एयर में आएंगे तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। ये एंगल आई है बच्चों, ये एंगल आर है, तो एंगल आर ग्रेटर देन आई हो जाएगा। ये हमने पढ़ चुके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एंगल बढ़ा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एंगल बढ़ा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिया मैंने, थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिया, तो मैंने वैल्यू बढ़ा दी इसकी। तो आप देखोगे इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसकी वैल्यू भी क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, गैप ज्यादा आ जाएगा। अभी क्या है, बहुत ज्यादा। अब एक ऐसा स्टेज आएगा बच्चों, अब एक ऐसा स्टेज आएगी कि जो आर होगी ना, आर ये सरफेस से मिल जाएगी। देखो ऐसे स्टेज आएगी जब ये किससे चली जाएगी बच्चों, सरफेस पे। क्योंकि मैंने बोला था ना, आई के बढ़ाने से आर की वैल्यू भी बढ़ेगी। और आर की वैल्यू कितनी होगी अब इस केस में आर की वैल्यू होगी बच्चों 9। इस केस में आर की वैल्यू हो गई 9। तो जिस केस में आर की वैल्यू 90 होती है ना, ध्यान से सुन लो, जिस केस में आर की वैल्यू 90 होती है, उस केस में आई को बोलते हैं हम थीटा सी। उस केस में आई को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बच्चों, थीटा सी बोलते हैं। अब ये थीटा सी क्या होता है, अभी आगे आगे पढ़ेंगे। बस हमें ये पता चल गया कि जिस केस में आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो आई हो जाता है इक्वल टू थीटा सी। ठीक है, थीटा सी हो गया। अगर अब आपने थीटा सी से ज्यादा अप्लाई कर दिया, जैसे थीटा सी मान के चलो 40 निकला, 40 एंगल निकला, तो 40 से जैसे ही आपने 42 43 अप्लाई किया, कोई भी एंगल आपने अप्लाई किया यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थीटा सी से ज्यादा आ जाए तो पता है क्या हो जाता है, यहाँ पे टोटल रिफ्लेक्शन हो जाता है, टोटल रिफ्लेक्शन। देखो सेम मीडियम था, सब कुछ मीडियम में कोई चेंजेस नहीं आया बच्चों, मीडियम में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। लेकिन मैंने किसके बेसिस पर रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्शन पे पहुंचा हूं, बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन यहाँ पे एक बहुत नेचुरल कंडीशन होनी चाहिए, क्या कि हमेशा डेंसर टू रेयर भी आना चाहिए, डेंसर टू रेयर भी जाना चाहिए। हमेशा ध्यान रख लो, ये प्री कंडीशन है, डेंसर टू रेयर। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? क्या मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस के चेंज करने से रिफ्रैक्शन को रिफ्लेक्शन में चेंज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, यस और नो? Yes, sir. क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, Yes, sir. तो ये थीटा सी क्या होता है बच्चों, ये होता है क्रिटिकल एंगल। ये क्या होता है बच्चों, क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब कि जब भी इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगी, जब भी इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगी, तो आपकी जो लाइट रे होगी वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी, पूरी की पूरी, पूरी की पूरी बोल रहा हूं। तभी यहाँ पे नाम जोड़ा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल टोटल बोला गया, वो वाली परसेंटेज वाला खेल नहीं है, जैसे आप मैंने पहले बताया था कि सर 95% रिफ्लेक्टेड होगी, 5% रिफ्लेक्टेड होगी, नहीं, पूरी की पूरी जितनी 100% है, तो 100 की 100% रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। किस केस में होगी, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, उसी केस में मेरे को क्या मिलेगा बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? क्या ये बात बच्चों सभी को क्लियर हो गई? Yes, sir. लिखो उसको, टोटल बनाओ इसको, डायग्राम को। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. ठीक है, ठीक है बच्चों, तो लिखो क्रिटिकल एंगल के बारे में लिखो। क्रिटिकल एंगल इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच light ray gets reflected back. Light rays get reflected back into the same medium. Critical angle is the minimum angle of incidence for which light ray gets reflected back into the same medium. ठीक है, तो हम ये वाला जो डायग्राम बनाया ना मैंने, इसको मैं दोबारा बनाना चाहता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, क्योंकि इसके बाद स्नेल्स लॉ देखो अप्लाई नहीं हो सकता, यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो, देखा क्या हमने अभी तक कि जब भी मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा तो मेरी रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी। इसका मतलब कि यहाँ पे आई इक्वल टू क्या है बच्चों, थीटा सी है, और आर की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ पे ले लो, ये क्या है, डेंसर मीडियम बोला था मैंने, तो इसको पूरा लिख लो, डेंसर है। और ये किसका है बच्चों, रेयर है, रेयर है। ठीक है, तो मुझे एक बताओ स्नेल्स लॉ क्या कहता है, डेंसर इंटू साइन आई इक्वल टू यू रेयरर, ये तो हम बहुत बार कर चुके, इंटू साइन आ। ठीक है, इनकी वैल्यू देखते हैं, डेंसर की तो वैल्यू डेंसर ही रहेगी, साइन आई की वैल्यू होगी थीटा सी, तो ये बन गया साइन थीटा सी। म्यू रेयर तो रेयर ही रहेगा, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो मुझे बताओ साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी होगी, म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर, म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर, ये वैल्यू होगी बच्चों। सर में आगे सभी को, यस और नो? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ कब अप्लाई नहीं होगा, स्नेल्स लॉ तब अप्लाई नहीं होगा व्हेन आई ग्रेटर देन थीटा सी हो जाएगा। लिखो, स्नेल्स लॉ डज नॉट फॉलो, स्नेल्स लॉ डज नॉट फॉलो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब लिखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बारे में लिखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखो। For a light ray traveling from, for a light ray traveling from optically denser to rarer medium, for a light ray traveling from optically denser to rarer medium, if angle of incidence is greater than, is if angle of incidence is greater than critical angle, if angle of incidence is greater than critical angle, then light is totally reflected back, then light is totally reflected back in the same medium, then light is totally reflected back in the same medium. This phenomena is known as total internal reflection. This phenomenon is known as total internal reflection. सर में आगे सभी को यस और नो क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TIR। बट इज द कंडीशन फॉर TIR, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पहली कंडीशन क्या थी,
फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए कि डेंसर टू रेयर मीडियम में जानी चाहिए लाइट। लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, लिखो लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। और सेकंड कंडीशन क्या है, एंगल आई ग्रेटर देन क्या होना चाहिए बच्चों, थीटा 0। ये दोनों कंडीशन ही ट्रू होनी चाहिए तभी होगी, बोथ कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, बोथ। अब ऑप्शन में आते हैं ना आपके क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, क्या दोनों कंडीशन एक दूसरे से कोरिलेट है, बिल्कुल है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंडीशन होगी दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो गलत है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। क्या सबको समझ में आ गया, क्या है टोटल इंटर रिफ्लेक्शन समझ में आ गया बच्चों, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो देखो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही छोटा, वैसे तो हम इसको प्रिज्म को बहुत थोरोली स्टडी करेंगे, तो यहाँ से भी कॉन्सेप्ट आ गया ना टोटल इंटर रिफ्लेक्शन का, तो मैं आपको हल्का सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा ग्लास होता है, ग्लास है ना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी को पता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बच्चों, वो होता है 3/2 होता है ना, 3/2 होता है। अगर मैं यही सेम कॉन्सेप्ट लगाऊं, मैं बोल रहा हूँ ग्लास से मैं एयर में जा रहा हूँ, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, ग्लास का कितना होता है 3/2। ठीक है, ये डेंसर है। तो अभी मैंने थीटा सी निकालना सिखाया था, थीटा सी क्या होता है, म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। रेयर की वैल्यू एयर है तो 1 हो गई, ये कितने हो गए बच्चे 3/2, 3/2 है तो 2 ऊपर चले जाएगा, तो साइन थीटा सी की वैल्यू होगी 2/3, जो कि अप्रोक्सीमेटली निकल के आती है वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकल के आती है 42 एंगल, ये निकल के आती है 42 एंगल। तो सर आपने क्यों बताया सर ये 42 का क्या पर्पज है, अभी समझते हैं। देखो लिख लिया, यहां तक सभी ने लिख लिया, सभी ने लिख लिया बच्चों? यस सर। अब देख रहे हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलो ये आपका ऐसा प्रिज्म मैंने इस तरीके से रख रखा है, ठीक है, प्रिज्म मैंने इस तरीके से रख रखा है जिसका एंगल ये 90 है, ये 45 है, ये भी क्या है बच्चों 45, ठीक है, या फिर इसको ले लो 30 ले लो, 30 ले लेंगे। एक सेकंड रुको, ये लाइट आएगी ऐसे, तो ये वाला एंगल ले लो 30, एक सेकंड रुको, कैसे कर सकते हैं इसको, ये 90 हो जाएगा, ये 45 है, ये एंगल ये 45 है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, 45 45 45, ये होगा मेरा 42। तो देखो ठीक है, तो ये क्या है बच्चों 45 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 45 है, ठीक है। तो ग्लास का बना होता है, ठीक है, तो मैं ग्लास का ही मान के चल रहा हूँ इसको, ठीक है। मैंने लाइट इंसिडेंट करवाई, आपको पता है पहली लाइट इंसिडेंट करी बिल्कुल नॉर्मल पर, आपको पता है जब नॉर्मल पर इंसिडेंट करता है तो बिल्कुल नॉर्मली सीधा सीधा चला जाता है, तो सीधी सीधी चली गई, ठीक है। अब इसका एंगल कैसे बन गया बच्चों, ये बन गया, ये एंगल बन गया, ठीक है। अब ये बन गया, इसको मैंने मिड पॉइंट पर टच किया, जब मिड पॉइंट पर टच किया तो ऑफकोर्स सी बात है ये देखा जाएगा कि एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये पता लगाना। देखो ये 45 है, ये कितना एंगल रहेगा, ये 45 ही रहेगा, ये पूरा का पूरा 90 होता है, ये वाला एंगल 90 होता है ना सरफेस से, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 45 हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई कि ये वाला एंगल 45 कैसे बन गया, यस सर। सबको क्लियर हो गया? अब एक चीज बताओ,
क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा 45 नहीं होगा क्या? जल्दी से देखो, क्या मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 नहीं हो गया नॉर्मल से? यस और नो? क्या 45 क्या 42 से ज्यादा है? क्या 45 42 से ज्यादा है कि नहीं है? इसका मतलब कि आपने देखा था कि हमेशा तो प्रिज्म से लाइट बाहर निकलती है नहीं, लेकिन इस बार लाइट क्या होगी, ये 45 है और ये 45 होगा और लाइट ऐसे निकल जाएगी। आपने क्या देखा है क्लास 9 में 10th में? तुमने देखा है ना, ऐसे लाइट जाती है, ऐसे जाती है और ऐसे निकल आती है। ऐसे नहीं हो रहा, देखो इस बार खेल कुछ ऐसा हो रहा है। यही कॉन्सेप्ट है, ये हम पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ते हैं प्रिज्म में, हम क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट लगा के उसमें रिफ्लेक्शन भी करवा सकते हैं, रिफ्रैक्शन भी करवा सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी करवा सकते हैं, बेस्ड ऑन किस एंगल पर आप इंसिडेंस करवा रहे हो। अगर आपका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो डेफिनेटली वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी टोटली। अब बताओ, क्या पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? इसका Yes, मतलब sir. कि प्रिज्म में बताना यहाँ पे कितना एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, 90 डिग्री नहीं हो गया क्या? इसका मतलब कि क्या मैं कोई भी लाइट को 90 डिग्री से शिफ्ट करवा सकता हूँ? देखो मैं शिफ्ट करवा सकता हूँ 90 डिग्री से। आप बोलोगे सर 180 से करवा दो, तो देखो अगर मैंने सेम ऐसा प्रिज्म लगा दिया तो ये 180 से शिफ्ट हो गई, देखो। तो मैं अपनी मर्जी से चाहे तो किसी एंगल पे भी शिफ्ट करवा सकता हूँ। ये होता है क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट। अब मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन आ रखा है, पहले एक क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो अब होता क्या है कि अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि जैसे मान के चलो कि आ, हमें ये क्वेश्चन करना है इस तरीके से। कि मान के चलो यहाँ पे क्या है, एक मेरा सोर्स है, लाइट सोर्स है। ये मेरा क्या है, लाइट सोर्स है। ये कहाँ पे हूं मैं, डेंसर में हूँ, ठीक है, और मैं एयर से बाहर निकल रहा हूँ। इसका मतलब कि मैं मान लो मैं सी में घूम रहा हूँ। और ये क्या है, ये मेरा ये हो, मान के चलो ये फिश है मेरी, ये क्या है, फिश, ठीक है, फिश है। आप कभी भी देखोगे जब आप सी के अंदर चले जाओगे ना, सी के अंदर चले जाओगे, जब आप सी के अंदर चले जाओगे तो आपको ना जैसे पूरा का पूरा वाटर है, ये वाटर है ना, ये वाटर है सारा का। और आप थोड़ा डेप्थ में हो, नीचे पहुंच गए, तो आपको क्या देखा, आपको क्या दिखाई देगा, आपको इतना सा पोर्शन दिखाई देगा जो कि थोड़ा ग्लो कर रहा होगा सन की लाइट की वजह से। बाकी पूरा का पूरा नीला या ब्लैक दिखाई देगा आपको, पूरा का पूरा नीला या ब्लैक दिखाई देगा, पूरा का पूरा नीला या ब्लैक दिखाई देगा। उसका अक्सर कारण क्या है, उसका कारण क्या आप समझते हैं? देखो कारण क्या है, मान के चलो फिश नहीं है, आप ही इंसान हो, ठीक है, आप हो कोई पर्सन है जो थोड़ा डीप में गया हुआ। आपको पता है कि जब आपकी लाइट सीधी 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 जाएगी तो सीधी 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 चली जाएगी, बिल्कुल सही बात है। जब आपकी लाइट थोड़ी सी एंगल बना के जाएगी नॉर्मल से, पहले तो जीरो था अब एंगल बना दिया इसने, तो आपकी क्या होगा, रिफ्लेक्शन चली जाएगी, ठीक है। अगर जैसे ही आपका एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया तो हमारी लाइट यही आ जाएगी। और जैसे ही मैंने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा किया तो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। इसका मतलब कि यहां तक एक ऐसा पॉइंट है, यहां तक ऐसा पॉइंट है जो कि एक सर्कल बना देगा मेरे लिए, जो मेरे को दिखाई देगा बाहर का, बाकी सब मेरे को ब्लैक दिखाई देगा यहाँ। क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई बच्चों? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई कि जब कोई इंसान अंदर गया है तो उसकी क्रिटिकल एंगल से, वाटर का जो क्रिटिकल एंगल होगा उसी एंगल तक ही उसको बाहर का दिखाई देगा, बाकी सारे का सारा क्या होगा बच्चों, उसको ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि सारी उसकी लाइट रिफ्लेक्टेड बैक होगी। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई बच्चों, यस और नो? Yes, sir. है ना? तो अगर मैंने ये वाली लेंथ निकाल दूं, अगर मैं ये वाली लाइन निकाल दूं तो मेरे को एक तरीके का रेडियस एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी तो आपको पता है ना मूव करता रहता है, तो एग्जैक्ट तो मिलेगा, पर हाँ रेडियस की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। तो इसी टाइप का ही क्वेश्चन आ रखा है आईआईटी में, तो देखो आपके कंपटीशन लेवल पे भी आ सकता है। तो लिखो ये क्वेश्चन, लाइट कमिंग आउट ऑफ ए पॉइंट सोर्स, लाइट कमिंग आउट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स kept at a depth h, kept at a depth h
अंडर वाटर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। दोबारा बोल रहा हूँ, लाइट कमिंग आउट ऑफ ए पॉइंट सोर्स kept at a depth h underwater mu has only has only a part of has only a part of it has only a part of it that escapes into the air what is the radius of circle through which light ray escapes? What is the radius of circle through which light ray escapes? देखो होगा क्या, तो देखो जब मैं डायरेक्टली इंसिडेंट कराऊंगा नॉर्मल पे तो नॉर्मल पे चला जाएगा। अब जैसे ही मैं इंसिडेंट करवाऊंगा कौन से एंगल पर बच्चों, कौन से एंगल पर इंसिडेंट करवाऊंगा मैं? क्रिटिकल एंगल पर मैंने इंसिडेंस करवाया थीटा सी, तो ड्यू टू पैरेलल ये भी थीटा सी बन जाएगा। किसकी वजह से बच्चों, किसकी वजह से थीटा सी बन जाएगा? ये दोनों एंगल थीटा सी किसकी वजह से होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से होंगे, यस और नो, है ना? तो मेरे को Yes, ये sir. हाइट बोल रखी है, यहां से लेकर यहां तक हाइट बोल रखी है एच है, ये वाटर है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू, इसका दे रखा है 1, ठीक है। और ये मान के चल रहा हूँ ये मेरी हो गई आर, रेडियस हो गई आर। तो मुझे बताएगा कोई टेन थीटा सी की वैल्यू कितनी है? टेन थीटा सी की वैल्यू क्या होती है? सामने होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? आर अपॉन एच होगी, ये हो गया आर अपॉन एच। ठीक है सर। अब एक चीज बताओ, ये तो निकल गया टेन थीटा सी, ठीक है। आपको पता है कि टेन थीटा सी होता क्या है सर? साइन थीटा सी अपॉन कॉस थीटा सी, आर अपॉन एच। एक होता है बच्चों कॉस थीटा सी का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी इक्वल टू आर अपॉन एच, ये होता है। तो बस मुझे ये काम करना है, साइन थीटा सी की वैल्यू निकालनी है, वो तो बहुत ही सिंपल है। आपको पता है हमने फॉर्मूला लगाया था अभी, साइन थीटा सी का फॉर्मूला क्या निकाला था? म्यू रेयरर डिवाइड बाय म्यू डेंसर। इसमें म्यू रेयरर एयर है तो उसका 1 है, और ये कितना है बच्चों? म्यू है। तो साइन थीटा सी की वैल्यू होगी 1 बाई यू। क्या ये बात क्लियर होगी सभी को? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, यस और नो? Yes, sir. तो मुझे बताओ साइन थीटा सी की वैल्यू 1 बाय म्यू, इसकी वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाय म्यू का स्क्वायर इक्वल टू आर अपॉन एच। तो मुझे आर की वैल्यू निकाल के बताएंगे, तो देखो क्या होगा, म्यू स्क्वायर यहाँ पे ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 1 अपॉन में म्यू अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय म्यू स्क्वायर इक्वल टू आर अपॉन एच। म्यू स्क्वायर और म्यू कट जाएगा क्योंकि अंडर रूट से हट जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आएगा? एच अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये ऑप्शन था बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, ये था। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी को क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, तो बस यहीं तक क्लास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बच्चों प्लेन सरफेस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। मैं बता रहा था ना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है आपने बकेट में डाल दोगे तो हल्का सा उठा हुआ सा दिखाई देता है, तो वो क्वेश्चन करेंगे हम। जब हम खुद वाटर में होंगे तब हमें कितना दिखाई देगा, और जब वाटर से बाहर होंगे तब हमें कितना दिखाई देगा, तो हम दोनों केस करेंगे, तब हम दोनों केस करेंगे। ठीक है, सबको क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी का? तो पूछ लो, No, जिसको sir. डाउट है